घनी अंधेरी रात थी और हमें खूबसूरत औरत दिखाई जाती है जिसने शहर की एक ऊंची इमारत में अपनी नाइट शिफ्ट पूरी की और लिफ्ट में चढ़कर के घर लौटने लगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ उसका फोन बजा। फोन रिसीव करने पर सामने से उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी कि तुम्हारी जिंदगी इसी लिफ्ट में खत्म होने वाली है। ये सुनकर के ये औरत घबरा गई। तभी लिफ्ट अजीब ढंग से हिलने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों तरफ से लिफ्ट की दीवारें सिकुड़ने लगी और कुछ ही पल में ये औरत चीखते चीखते हमेशा के लिए खामोश हो गई। कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले की एक शाम से। यहाँ पर हम जेन थॉमसन नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी बचपन की दोस्त जीना केल्विन के घर एक छोटी सी पार्टी में पहुंची। यहाँ पर उसका सामना होता है अपने एक्स हस्बैंड प्रेन से जिसके साथ उसका कुछ समय पहले तलाक हो चुका है। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। जीना जेन की हालत को समझते हुए उसे एक खास आदमी से मिलवाती है जिसका नाम था डॉक्टर कोलिन मीट, जो पेशे से एक मनोवैज्ञानिक है लेकिन उसके पास एक खास तरीका है हिप्नोसिस थेरेपी। जीना बताती है कि उसने डॉक्टर मीट की वजह से अपनी नौकरी में तरक्की पाई है और वह चाहती है कि जैन भी उसकी तरह नई शुरुआत करे। दरअसल कुछ महीने पहले जैन ने अपने इकलौते बेटे को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। तब से उसकी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। नौकरी गई, पति से अलग हुई, बेटे की मौत, इन सब से वो बुरी तरह से टूट गई थी। पार्टी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब ब्रायन खाने की कोशिश करता है और जैन उसे रोक देती है क्योंकि खाने में तेल था और ब्रायन को उससे एलर्जी थी। ये दिखाता है कि जैन आज भी अपने एक्स हस्बैंड की परवाह करती है। पार्टी खत्म होने के बाद डॉक्टर मीट ने जैन को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और उसे एक बार मिलने की सलाह दी। कुछ दिन बाद जैन डॉक्टर मीट के क्लिनिक में पहुंचती है जहां पर वो एक औरत को देखती है जो ओसीडी नाम की एक बीमारी से ग्रसित थी लेकिन अब पूरी तरह से ठीक थी और डॉक्टर मीट की तारीफों के पुल बांध रही थी। जब जैन की बारी आती है तब वो अपने बेटे की मौत की यादों में डूब जाती है। मीट उसे हिप्नोसिस थेरेपी के बारे में बताता है जिससे पुराने से पुराने मानसिक घावों को ठीक किया जा सकता है। शुरुआत में तो जैन को डाउट होता है लेकिन फिर डॉक्टर की बातों पर भरोसा करके वो राजी हो जाती है। अब हिप्नोसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। हल्की रोशनी, शांत माहौल और कुछ देर बाद जैन की आंखें बंद हो जाती है। जब वो दोबारा आंखें खोलती है तब तक 1 घंटा बीत चुका था। कुछ दिनों बाद जैन की जिंदगी में बदलाव दिखता है। उसे नई नौकरी मिल जाती है और अब वह पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी, मगर अब हर रात उसे अजीब से सपने आने लगते हैं। वो खुद को एक आलीशान बंगले में पाती है, एक अनजान पुरुष के साथ बिस्तर पर। जैन को उसका चेहरा साफ दिखता है। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मीट था। फिर एक दिन मार्केट में अचानक से जैन की मुलाकात हो जाती है डॉक्टर मीट से। वो जैन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर खाने के दौरान वो जैन के सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है और अब वो दूसरों की मदद करना चाहता है। वो जैन को सलाह देता है कि उसे अपने अतीत को भुलाकर के ब्रायन से बात करनी चाहिए। फिर अगली रात जब जैन सब्जी लेने के लिए जा रही थी तभी अचानक से उसका फोन बजा। जब उसने फोन उठाया तो वो सन्न रह गई। दूसरी तरफ से आई आवाज डरावनी थी। उसने जैन के चेहरे का रंग ही छीन लिया। जैन को लगा कि जैसे वो किसी ट्रांस में थी और जब उसे होश आया तो वो अपने घर में खाने की मेज पर बैठी थी। कुर्सियां गिरी पड़ी थी और सारा कमरा अस्त व्यस्त था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ। बाथरूम का दरवाजा भी आधा खुला था। जैसे ही वो अंदर गई तो उसने ब्रायन को देखा जो जमीन पर बेसुध पड़ा था। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले गई। जीना ने उसे समझाया कि शायद मामूली एलर्जी या अनफिट खाने की वजह से ये हुआ होगा, लेकिन जैन के मन में शक गहराने लगा। उसे वो रात धुंधली सी लग रही थी जैसे कोई ब्लैकआउट हुआ हो। वो एहसास बिल्कुल वैसा था जैसा हिप्नोसिस के बाद हुआ था। उसने डॉक्टर मीट पर शक करना शुरू कर दिया लेकिन मीट तो हमेशा उसे अपनी मीठी बातों से शांत कर देता था। तभी अचानक से एक दिन जैन को अपने घर में किसी शॉपिंग की रसीद मिली जिसमें साफ लिखा था सेसम तेल। इससे उसका दिल कांप उठा क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि ब्रायन को इस तेल से एलर्जी है। अब उसका डाउट यकीन में बदल चुका था। दरअसल ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश के पीछे था डॉक्टर मीट। वो फौरन इंटरनेट पर उसका बैकग्राउंड खंगालने लगी और एक चौंकाने वाली सच्चाई उसके सामने आई। एक संदिग्ध मामला दर्ज था जिसमें एक औरत की मौत हुई थी और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जो मूवी के शुरू में लिफ्ट में मरी थी। जैन ने जीना के पास जाकर के उसे ये सब कुछ बताया। पहले तो जीना सोच में पड़ गई। फिर जैन के साथ पुलिस स्टेशन गई। वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई डिटेक्टर रोड वेलिन से जिसने उस औरत की केस की फाइल देखी थी। उसने बताया कि उस औरत की मौत हार्ट अटैक से हुई थी लेकिन जब सीसीटीवी चेक किया गया तब पता चला कि लिफ्ट में उसका फोन बजा और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था और फिर बेहोश हो गई। तब डॉक्टर पर शक हुआ था लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिलने की वजह से केस बंद कर दिया गया।
अब जीना को भी डर लगने लगा क्योंकि उसने भी हाल ही में मीट की हिप्नोसिस थेरेपी ली थी। अब सच्चाई को सामने लाने के लिए जेन ने एक और दांव खेला। वो डॉक्टर मीट के पास गई और उसे एक और हिप्नोसिस थेरेपी करने के लिए कहा, लेकिन इस बार उसने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर चालू रखा सबूत हासिल करने के लिए। उधर डिटेक्टिव वेट ने मीट के क्लिनिक से चुपचाप केस फाइल चुरा ली, जिससे पता चला कि मीट की 3 पेशेंट औरतों की मौत भी एक ही तरीके से हुई थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उन तीनों का चेहरा जेन से मिलता जुलता था। थेरेपी के बाद जब उसने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनी तो जो सुना उससे उसकी रूह कांप गई। रिकॉर्डिंग में हिप्नोसिस के दौरान उसने खुद ही मीट को बता दिया कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है। यहाँ तक कि जीना के साथ पुलिस स्टेशन गई थी ये भी। अब जेन को डर लगने लगा कि मीट जीना को नुकसान पहुंचा सकता है। वो फौरन जीना को कॉल करती है। जीना कार ड्राइव करते हुए उसका कॉल रिसीव करती है। जेन ने चिल्ला करके कहा कि जीना जल्दी गाड़ी रोको, कुछ गलत होने वाला है, जल्दी से वापस अपने घर जाओ। लेकिन जीना को उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तभी जीना के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। वो जेन की कॉल को काट करके उस कॉल को रिसीव कर लेती है। फोन में उसे वही डरावनी आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारी मौत इसी कार में होने वाली है। जीना घबरा करके नीचे देखती है, तभी उसे एक मकड़ी दिखाई देती है जो उसके कपड़ों पर रेंग रही थी। जीना डर के मारे चीखती चिल्लाने लगती है। उसका टकला पति कहता है कि डरो मत, वो मकड़ी कुछ नहीं करेगी। डर के मारे जीना के हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक से उनकी गाड़ी एक ट्रक से जाकर के टकरा जाती है। जब जेन यहाँ पर पहुंचती है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जीना अब इस दुनिया में नहीं थी। कुछ समय बाद डिटेक्टिव वेड मीट के क्लिनिक में पहुंचता है। एक आम बातचीत के बहाने से वो कुछ चीजें चुपचाप से वहां से उठा लेता है, जिसमें मीट की उंगलियों के निशान भी शामिल थे। उधर जीना की मौत के बाद जेन पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वो किसी तरह से सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। वेड ने जेन को बताया कि डॉक्टर मीट पहले भी कई औरतों के साथ गलत हरकतें कर चुका है। वो उन्हीं औरतों को निशाना बनाता था जिसका चेहरा उसकी मरी हुई पत्नी से मिलता था। अब जैसे ही वेड जेन के घर से निकला तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जेन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मीट खड़ा था। उसने सिर्फ एक वर्ड बोला कि रुको। इतना सुनते ही जेन की बॉडी जैसे जाम हो गई हो। मीट ने उसे धमकी दी कि डिटेक्टिव को हटाओ इस मामले से, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। उधर वेड जब अपने घर पर खाना खा रहा था तभी अचानक से पीछे से एक महिला ने उस पर हमला कर दिया। ये वही महिला थी जो डॉक्टर मीट से ओसीडी का इलाज करवा रही थी। इससे साफ पता चलता है कि वो मीट की साथी थी। हालांकि उस औरत ने वेड पर 2 बार चाकू से स्टेप कर दिया था, लेकिन वो पुलिस वाला था इसलिए जैसे तैसे करके बच गया। हॉस्पिटल में जेन वेड से आकर के मिली और उसने कहा कि जैसा मीट करेगा हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे। इसके बाद वो पुलिस डिपार्टमेंट के साइकोलॉजिकल डॉक्टर स्टेला ग्राहम के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक बार फिर से हिप्नोटाइज करे ताकि मीट के हिप्नोसिस से छुटकारा मिल सके। जैसे ही थेरेपी शुरू होती है जेन की बॉडी में अजीब से झटके लगने लगते हैं। स्टेला फौरन थेरेपी रोक देती है। उसे समझ में आता है कि मीट ने जेन के दिमाग में एक मानसिक फायरवॉल बना दी है जिससे कोई भी बाहरी हिप्नोसिस उसे तोड़ नहीं सकता। थोड़े समय बाद जेन को कुछ चीजें दिखाई देती है, एक औरत का नाम, एक बंगले का पता और एक चेन। फिर स्टेला उसे एक प्लान बताती है कि अगर हम हिप्नोसिस को तोड़ नहीं सकते तो उसके खिलाफ एक ट्रिगर सेट कर सकते हैं, एक तरह का मानसिक अलार्म। जेन ने आंखें बंद करके उस बंगले की पहचान कर ली और ये बंगला किसी और का नहीं बल्कि मीट का था। अब वो अकेले ही उस बंगले की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन निकलने से पहले उसने वेट को सब कुछ बता दिया था कि अगर मैं रात तक वापस ना लौटूं तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ। जेन जैसे ही बंगले के अंदर जाती है तो उसे सामने मीट और उसकी वाइफ की फोटो दिखाई देती है। तभी मीट उसके सामने आ जाता है और जेन से सिर्फ एक वर्ड बोलता है कि सो जाओ, और जेन नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। उधर वेट को जेन की कॉल आती है। वो कहती है कि मैं मीट के क्लिनिक में हूँ। वेट फौरन क्लिनिक की तरफ निकल पड़ता है। इधर मीट जेन को सच्चाई बताते हुए कहता है कि मेरी वाइफ की मौत के बाद मैं अकेला हो गया था और उन्हीं औरतों को चुनता जिसका चेहरा मेरी वाइफ से मिलता था। मैं उनके दिमाग से उनकी पहचान मिटाकर अपनी वाइफ की यादों को भर देता। उधर पुलिस जब मीट के क्लिनिक पर पहुंचती है तो वहां पर सब कुछ खाली था। क्लिनिक के एक कमरे में एक औरत बैठी हुई थी लाल ड्रेस पहने हुए। वो औरत कोई और नहीं बल्कि जेन थी जो अब पूरी तरह से मीट के हिप्नोसिस के काबू में थी। वेट को समझ में आ गया कि ये सब कुछ एक भ्रम था। असल में मीट ने जेन को अपने बंगले में कैद करके रखा है। वो बगैर टाइम को वेस्ट किए अकेले ही निकल पड़ता है उस बंगले की तरफ। बंगले में मीट ने बिजली काट दी थी। अंधेरे में वेट को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से मीट ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। वेट की बंदूक नीचे गिर गई और उसकी पुरानी चोटें उभर आई। अब वेट लड़ने की स्थिति में नहीं था, लेकिन तभी जेन ने अपनी आंखें खोली। वो किसी तरह से मीट के हिप्नोसिस से निकल आई थी। वो भागते हुए आई और नीचे गिरी हुई बंदूक उठाई।
बंगले में गोलियों की आवाज के बाद सब कुछ शांत हो गया। वेड भी जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन गिरने से पहले उसने ट्रिगर दबा दिया था। कुछ देर बाद जब जेन को होश आया तो वो बुरी तरह से कांप रही थी और उसके सामने वेड बैठा था। उसके कंधे से खून बह रहा था। उसने धीमी आवाज में जेन से कहा कि मीट अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथों ही वो मारा गया। जेन हैरान रह गई। वेड ने उसे कंबल उड़ाया और अपने गले से लगा लिया और उसी दौरान जेन की आंखों में चमक लौट आई। दरअसल स्टेला द्वारा डाला गया रिवर्स ट्रिगर एक्टिवेट हो गया था। उसी ट्रिगर वर्ड ने जेन को पूरी तरह से फिर से होश में ला दिया। अब वो किसी भी हिप्नोसिस के असर में नहीं थी। मीट ने जो कुछ उसके साथ किया था वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने झटके से खुद को अलग किया और एक कमरे की तरफ भागी। वहाँ पर फिर से उसे मीट दिखा जो अभी भी जिंदा था। वेड की गोली उसके कंधे को छू करके चली गई थी और वो जेन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। तभी जेन ने वेड की दूसरी गन उठाई और बगैर टाइम को वेस्ट किए 3 गोलियां मार दी। मीट वहीं गिर करके हमेशा के लिए शांत हो गया। अब जेन की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई थी। वो हर रोज ब्रायन से मिलने हॉस्पिटल जाती जो अब भी कोमा में था। वेड भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। जेन का ये डरावना सफर एक रहस्यमय फोन कॉल से शुरू हुआ था, लेकिन अब उसकी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हिप्नोटिक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।